हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी डिकोड के इस प्लेटफॉर्म पर। सीएससी प्रीलिम्स 2026 अपनी रफ्तार के साथ हमारी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम उसी रफ्तार के साथ उसके लिए तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं? सिलेबस आप लोगों ने कवर किया होगा, कर रहे होंगे और रिवीजन चल रहा होगा। लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी ली है कि आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर डेली हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। 2015 के पेपर पर हम बात कर रहे थे, उसके 3 सेशन हम कर चुके हैं और आज 4th सेशन के बारे में हमें चर्चा करनी है। हर पेपर को हमने 5 सेशन में डिवाइड किया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक ही 4, 5, 6 घंटे का सेशन देकर आपके शेड्यूल को बर्बाद करने की जगह डेली अगर मैं आपसे 1 से 1.5 घंटे के लिए चर्चा करूं और उसमें आपको अपनी तैयारी के कुछ ऐसे इनपुट्स, ऐसे इंसाइट्स मिल जाएं जो आपकी तैयारी को शार्प बना दे, आपको कॉन्फिडेंट बना दे, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो आज हमारा 4th सेशन है। 2015 के पेपर के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। चीज़ों पर अच्छे से चर्चा करेंगे, करंट बेस्ड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, कौन से फील्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं करंट को लेकर, और फंडामेंटल पार्ट ऑफ सिलेबस जो है जहाँ से हमारे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सही होने ज़रूरी हैं प्रीलिम्स क्लियर होने के लिए, उनमें हम किन किन इंसाइट्स के माध्यम से चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं, क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज फिर से हम वही काम करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। 2015 के पेपर का ये 61st क्वेश्चन है। हमारा 4th सेशन है। 80 क्वेश्चन तक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। कितना साधारण सा और कितना सरल क्वेश्चन हमें देखने में लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक, कस्टोडियन है? तो आप सभी जानते हैं, जब भी भारत के संविधान की व्याख्या की बात आती है, भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान को लेकर जब एक वेग स्थिति बनती है, एक कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है, तो उसे क्लियर कौन करता है? भारत का उच्चतम न्यायालय। और जब भी सरकारों के द्वारा भारतीय संविधान के विरुद्ध जाकर कोई काम, कोई कानून बनाने की कोशिश की जाती है, तो हमारा उच्चतम न्यायालय सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे असंवैधानिक घोषित कर देता है। तो यह 2015 के दृष्टिकोण से कितना अच्छा क्वेश्चन है। आज आप बैठे हैं 2026 में, आपको लग रहा होगा कि सर इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाकई इजी है, लेकिन आपकी तैयारी का टेस्ट वहां पर होता है जब आप सोचें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान का कस्टोडियन है। तो ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं, संविधान के ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वह भारत के संविधान की रक्षा कर पाता है? अगर यह क्वेश्चन देखकर वो उन प्रावधानों की याद आपको आती है, वो प्रावधान आपको याद आ जाते हैं जो भारत के सुप्रीम कोर्ट को इतना पावरफुल बनाते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने डी पर टिक मार्क किया और आप आगे बढ़ गए, तो यकीन मानो दोस्तों, यह तैयारी एक सतही लेवल की तैयारी कही जाती है। और एग्जाम में थोड़ा सा भी डीप क्वेश्चन, डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप वहां पर फंस जाएंगे। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, जब आप यह कंफर्म कर देते हैं कि भारतीय संविधान का कस्टोडियन हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो क्या आपके दिमाग में आर्टिकल 13 का प्रावधान याद आता है जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट को, हमारे उच्चतम न्यायालय को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है? क्या आपको आर्टिकल 32 की रिट्स याद आती हैं जो भारत के लोगों के, हमारे नागरिकों के मानवाधिकारों को, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिनको जारी करता है? क्या हाई कोर्ट के जारी करने वाले 226, आर्टिकल 226 आपको याद आता है? ठीक है। क्या आपको याद आता है आर्टिकल 131, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की यह मूल अधिकारिता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में, या दो राज्यों के बीच में, या अधिक राज्यों के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो उसका सॉल्यूशन करने की पावर किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। क्या आपको आर्टिकल 136
स्पेशल लीव पिटीशन याद आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायालय में चल रहे केस को अपने पास उसकी सुनवाई करने की इजाजत दे देता है, क्योंकि उसको न्याय सुनिश्चित करना होता है। क्या आपको आर्टिकल 141 याद आता है, जिसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरे भारत में कानून की तरह लागू होंगे? क्या आपको आर्टिकल 142 याद आता है, जिसमें कहा गया है कि पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश जारी कर सकता है? अगर आप इतना क्लियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत मजबूत है। लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 61 देखा और आप भारत का उच्चतम न्यायालय टिक मार्क करके आगे बढ़ गए। क्वेश्चन तो आपका सोल्व हो गया, लेकिन आप देखिए आप अभी भी 10 साल पहले के लेवल पर ही तो खड़े हैं। आप 2026 में आपने क्या वैल्यूएट किया अपनी तैयारी के दौरान? 2026 में आपने अपनी तैयारी को शार्प किस तरह से किया? ये प्रावधान ये प्रावधान तो मेंस में भी लिखे जाते हैं ना। मेंस में भी तो हम जब सुप्रीम कोर्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में लिखना होता है, तो हम यही सब चीजें करते हैं। फिर क्या आपको कुछ ऐसे जुडिशियल जजमेंट्स याद आ जाते हैं जिनसे सुप्रीम कोर्ट की पावर आपको नजर आए? क्या आपको इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाला वो वाद याद नहीं आता, जिसमें इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए, एक सबसे पावरफुल प्रधानमंत्रियों में से एक को, अगले 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है? ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर है, और यही पावर तो उसे संविधान का अभिरक्षक बनाता है। ठीक है, तो आपकी तैयारी अगर इतनी वेल प्रिपेयर्ड अगर आप हैं, तो आपकी तैयारी बेहतर की जाती है। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं कहा जा सकता। और पॉलिटी में, स्पेशली पॉलिटी में, आपको डेप्थ नॉलेज होनी जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आगे चर्चा करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। ये सारी बातें हमने कर ली है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो अभिरक्षक का काम है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको मैंने जो चीज़ें बता दी उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ ये हो सकता है जब आप इसे पढ़ेंगे, और हो क्या सकता है ये है भी, ये एक तरह से फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत पुराने पुराने कार्यक्रमों के बारे में बात की गई है और 2015 में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कार्यक्रम उस टाइम पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी रहे हो, ऐसा भी नहीं है ना। लेकिन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। लेकिन जब आप पहले स्टेटमेंट को देखते हैं और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे आइडिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं। आप कार्यक्रम का नाम पढ़िए, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यानी किसानों को सिंचाई के लिए जल्द से जल्द लाभ सुनिश्चित कराने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया गया 1996-97 में। तो यह कार्यक्रम किससे रिलेटेड होना चाहिए? इसके नाम के अकॉर्डिंग यह रिलेटेड होना चाहिए सिंचाई व्यवस्थाओं को लेकर, किस तरह सिंचाई के लाभ ज़्यादातर दूर दराज के क्षेत्रों में भी पहुंचाया जाए, जिन लोगों के पास सिंचाई सुविधाएं नहीं है वहां तक सिंचाई पहुंचाई जाए। इस तरह का कोई समझ में आता है इसका नाम देखकर। लेकिन आगे क्या कह रहा है? त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। देखिए यहाँ पर अगर इस स्टेटमेंट को ऐसे दिया होता ना कि गरीब किसानों को सिंचाई सुविधाएं स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, तो शायद हम इसको सही मानते, क्योंकि सिंचाई के बारे में बात हो रही है और गरीब किसानों को ऐसे ही ऋण दे देना, ये तो कोई सिंचाई लाभ प्रदान करने की बात नहीं हुई। क्योंकि सिर्फ ऋण दे देना, हो सकता है वो किसी और काम में उसका उपयोग करे पैसों का, ठीक है, उससे सिंचाई सुविधाएं स्थापित होगी, ये कोई इंश्योर नहीं है, ये कोई श्योरिटी नहीं है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को आप गलत करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट से, इस कार्यक्रम के नाम से हमें समझ आ रहा है कि ये सिंचाई के लाभ के बारे में बात कर रहा है, और स्टेटमेंट कह रहा है कि गरीबों को ऋण देने के बारे में। तो गरीबों को ऋण देने के लिए यह कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा, ठीक है, तो यह गलत हो गया। फिर कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में, अब देखो इसके अंदर जब आपको पता चला कि कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जल से संबंधित ही है, और यहाँ इसने बाकायदा लिखा हुआ है कि जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया है, यानी एरिया में जो
कमांड एरिया डेवलपमेंट जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, उसका यही तो रीजन है कि जल संसाधनों को हम बेहतर तरीके से विकसित करें, उनका दक्षता के साथ जो वेस्टेज हो रहा है उसको हम न्यूनतम करें और अधिक से अधिक एफिशिएंसी के साथ में उसका उपयोग किया जाए। तो जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए इसको शुरू किया गया था। कार्यक्रम का नाम और कार्यक्रम का कार्य दोनों मैच कर रहे हैं ना, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए? पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचना है दोस्त, थोड़ा सा आगे बढ़ना है। एक्चुअली एक शायर है जिया मजकूर, वो कहते हैं कि मुझको, मैं उससे थोड़ा आगे चलता हूँ जिसका मैंने पीछा करना होता है। जिया मजकूर मजकूर कहते हैं, मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूँ जिसका मैंने पीछा करना होता है। तो हम पीछा कर रहे हैं यूपीएससी से, यूपीएससी का, तो हमें यूपीएससी की अप्रोच से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने के तरीके को, स्टेटमेंट को समझने के तरीके को हमें एडवांस में समझना पड़ेगा कि किस तरह से यूपीएससी स्टेटमेंट्स को टर्न एंड ट्विस्ट करता है। तो जब आप उसके टर्निंग एंड ट्विस्टिंग को समझ जाएंगे तो आप स्टेटमेंट्स में गलतियां पकड़ पाएंगे। वरना आप इसको सिर्फ पढ़ेंगे जनरली अपनी तैयारी के दौरान तो सोचेंगे यार सही है या गलत है, राइट? तो थोड़ा सा जिसका हमें पीछा करना है, हमें उससे थोड़ा सा आगे चलना है। ठीक है, आइए, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर। मैंने कोशिश की है कि हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं, लेकिन उस क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारा जो एक तरीका होता है एस्पायरेंट का, वह ये एक्सप्लेनेशन रट रटा के नहीं होता। हमें अपने दिमाग को इतना प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कितनी भी तैयारी करके जाए वहां पे 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो थोड़े आपके दिमाग को हिला देंगे, है ना? एक तो हमें उन 60 क्वेश्चन जो आपके आपसे फेमिलियर होंगे, जिनसे आप फेमिलियर होंगे, उन टॉपिक से आएंगे। एक तो आपको उन 60 क्वेश्चन पे अपनी पकड़ मजबूत रखनी है। दूसरा, जब आपको थोड़ा बेट लेनी पड़े, जब आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़े, तो इन 40 क्वेश्चन पर रिस्क लेने के लिए अपने माइंड सेट को उस तरह से प्रिपेयर करना भी आपके लिए जरूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम दोनों तरफ काम कर पाए, राइट? तो इसको आप देखेंगे 1966-7 में, 1996-97 में दौरान देश में प्रमुख मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को केंद्रीय ऋण सहायता प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य उन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना था जो राज्यों के संसाधन क्षमता से परे थी और पूरा होने के अंतिम चरण में थी। जो राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं चल रही थी और अब वो अंतिम चरण में है, लेकिन अब उनके लिए संसाधन संसाधन नहीं बचे, तो उन कार्यक्रमों को, उन परियोजनाओं को लाभ देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो गरीब किसानों को ऋण देने जैसी कोई बात इसमें नहीं मिली आपको। कैसे मिलेगी? कार्यक्रम का नाम ही सिंचाई लाभ कार्यक्रम है। ठीक है, फिर आप देखेंगे 1974 में केंद्रीय सहायता प्राप्त कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य सिंचाई की क्षमता का बेहतर उपयोग करना और सिंचित भूमि से कृषि उत्पादन को अधिकतम करना। वही एफिशिएंसी वाली बात हो गई। इसके लिए एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण के तहत जल प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाया जाना चाहिए, इसलिए यह कार्यक्रम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? देखिए, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड भारत में जितने भी कानून है ना, 1972 का जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1980 का भी है, एक 1986 का भी है, फिर बायोडाइवर्सिटी एक्ट आता है 2002 का, फिर बहुत सारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर बहुत सारे अधिनियम बनाए गए 2016 में, फिर उनको अपडेट भी किया गया, उनके रूल्स भी आए। 1972 के एक्ट को भी अभी रिसेंटली 2023 और 24 में अपडेट किया गया, नए तरीके की इसकी अनुसूचियों में चेंज किए गए। इन एक्ट से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, है ना? तो पर्यावरण की संरक्षण से लेकर जितने भी अधिनियम हैं वहां से आपको क्वेश्चन बनेंगे। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है
अगर आप वाकई यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एक वाइट शीट लो, 1972 का एक्ट लिखो, उसके इम्पोर्टेंट प्रोविजंस लिखो, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बॉडीज आती है वो बॉडीज लिखो, कौन कौन से निकाय आते हैं, उनका क्या काम है, उनका अध्यक्ष कौन होता है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके अंतर्गत कौन कौन से परियोजनाएं प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वो सारा आपको लिखना चाहिए। फिर एक अगला पेज लो, 1986 का लिखो, फिर बायोडाइवर्सिटी का लिखो, वेस्ट मैनेजमेंट का लिखो। तो 4 से 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज आपके लिए इतने फायदेमंद रहेंगे। जब आप मेंस लिख रहे होंगे तो मेंस के अंदर भी जब आप अधिनियमों को, रूल्स को इंडिकेट करते हैं, वहां पर लिखते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन बेहतर होता है, आपके नॉलेज के बारे में अच्छा इंप्रेशन जाता है, राइट। तो ये सारे एक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। खाद्य सुरक्षा, अच्छा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जनरली वो है जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं। और मॉडिफाई कैसे करते हैं आप, उसके डीएनए में कुछ जोड़ देते हैं, कुछ घटा देते हैं। जैसे हमने बीटी कपास, बीटी बैंगन वगैरह के बारे में बात करते हैं ना, कि उनमें जो बीटी है, बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है, उसको ऐड कर दिया हमने ताकि उनके पौधों में कवक वगैरह, जीवाणु वगैरह वो लगे ना, रोग उनको ना लगे और बेहतर फसल खड़ी हो। तो जब भी आप इस तरह से कोई नई फसल तैयार करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जिन्हें हम LMOs कहते हैं, LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या आप ऐसे भी कह सकते हैं GMOs, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। LMO या GMOs को लेकर जब आप कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, कोई नई फसल तैयार करते हैं, तो उस फसल को तैयार करने के बाद उसे मार्केट में रिलीज करने से पहले आपको उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति के पास भेजना होता है। यह समिति यह देखती है कि अगर इस फसल को हम स्वीकृति दे देते हैं तो पर्यावरण को किस तरह का नुकसान हो सकता है, उस फसल को किस तरह का नुकसान हो सकता है, हमारी जमीन को किस तरह का नुकसान हो सकता है, और अगर ह्यूमन, मानव या कोई जीव उसे कंज्यूम करता है तो ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के लिए वह किस तरह से नुकसानदायक या फायदेमंद हो सकता है। तो इन सारी कसौटियों से गुजरकर अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति को लगता है कि यह एक बेटर ऑप्शन है फॉर द बेटर फसल, अच्छी क्रॉप के लिए अगर वो अच्छा ऑप्शन है, तो फिर उसे पास किया जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति यह काम करती है और यह 1986 के एक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये हमने देख लिया है, आप देख सकते हैं। मेकोंग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की एक पहल है, निम्नलिखित में से कौन से देश प्रतिभागी नहीं है। 6 देशों की पहल है, गंगा की बात आ रही है तो एक तो भारत ही हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो कि मेकोंग, मेकोंग नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है। मेकोंग नदी चाइना में तिब्बत वाले पठार से निकलती है, तिब्बत वाले रीजन से। ठीक है, यह चाइना से बहते हुए म्यांमार और लाओस की सीमा पे बहती है, तो लाओस, फिर थाईलैंड और लाओस की सीमा पर है, फिर कंबोडिया में ये बहती है, फिर लास्ट में वियतनाम में ये साउथ चाइना सी में अपना जल गिराती है। तो मेकोंग और गंगा सहयोग, यह एक तरह से आप यूं समझिए दो बड़ी, विश्व की दो बड़ी और दो पुरानी नदियों के नदियों के बहाव क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संस्कृति और साझा विरासत को दर्शाने वाली एक सहयोग की पहल थी। तो आप देखिए, बांग्लादेश को तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, और जब आप बांग्लादेश को एलिमिनेट करेंगे ना दोस्तों, तो आपके 3 ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। बस आपको इतना पता हो कि मेकोंग नदी बांग्लादेश से तो रिलेट नहीं करती है। अगर इतना पता होगा तो आप कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड को टिक कर कर, ऑप्शन बी को टिक कर कर आराम से अपना उत्तर सही कर लेंगे। ठीक है, चीन से उद्गम इसका जरूर होता है, लेकिन इस पहल में चीन हमारे साथ नहीं था। आप देखते हैं कि चीन से हमारे झगड़े तो वैसे ही बने रहते हैं, तो सहयोग की बात जनरली ठीक नहीं लगती है। तो कंबोडिया
ये क्या है, ये 5 देश जो है ना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये साउथ ईस्ट एशिया के नेशन है, ये आसियान में भी हैं, आसियान के नेशन भी है। तो ये पांचों देश, इन पांचों देशों में मिलकर, और आप देखेंगे इस तरफ भारत की, चोलाज के टाइम पर भारत की जो संस्कृति रही है, हिंदू संस्कृति है ना, बौद्ध धर्म भी इधर खूब फैला है, तो उस तरह से भी हम इनसे रिलेट करते हैं, पुराने टाइम पीरियड से रिलेटेड हमारी साझा विरासतें रही है, तो इन लोगों से हम इस तरह रिलेट करते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा कंबोडिया, म्यांमार और थाईलैंड, विकल्प बी हमारा उत्तर होगा। ये मेकोंग गंगा साहित्य सहयोग है, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा, परिवहन, संचार में सहयोग के लिए 6 देशों, भारत और 5 आसियान देश, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम द्वारा संचालित एक पहल है। इसे वर्ष 2000 में लाओस के वियंतियाने में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ये दोनों ही नदियों में प्राचीन सभ्यताएं पनपी है। इस पहल का उद्देश्य इन प्रमुख नदी घाटियों में बसे लोगों के बीच संपर्कों को सुविधाजनक बनाना है, और यह वर्षों से सदस्य देशों के बीच विद्यमान सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंधों का भी संकेत है। गेट इट? आइए आगे चलिए। अब बताइए, इससे सरल क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? बेसल 3, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 किससे रिलेटेड है? बैंकिंग विनियमन से। एक बेसल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, उसके तत्वावधान में हमने बेसल मानक शुरू किए थे। और यह क्या था बेसल मानक? बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने और जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करते हैं। जैव विविधता? नहीं सर। ग्रीन हाउस गैस? नहीं सर। विकसित देशों से निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी का अंतरण? नहीं सर। ये पढ़ते हैं हम, जब भी बैंकिंग सेक्टर पढ़ते हैं, यह हमारी तैयारी का एकदम बेसिक पार्ट है, और यह एकदम इजी क्वेश्चन। ठीक है, बेसल मानकों के बारे में आपको पता ही है। बेसल मानक वही जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट था, उसी का बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति यानी बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने यह जो भी मानक है, बेसल मानक 1, 2 और 3 यह डेवलप किए हैं। यह क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के लिए बनाए गए नियामक दिशा निर्देश हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य बैंकों की पूंजी पर्याप्तता को बनाए रखना है, उनके जोखिम प्रबंधन को मजबूत बनाना है, बैंक जोखिम को, आर्थिक झटकों को कितना बेहतर तरीके से झेल पाते हैं यह बनाना है, और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता को बनाए रखना है। बेसल 1 आया था सर 1988 में। इसका टारगेट था कि बैंकों की पूंजी पर्याप्तता को बेहतर बनाया जाए, बैंकों के पास जो जोखिम रहित पूंजी है वह ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से बनी रहे। फिर 2004 में सेकंड आया, जोखिम प्रबंधन और पर्यवेक्षण को, सुपरविजन को मजबूत बनाने के लिए, और 2010 में बेसल 3 आया, जो कि 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया था, उसके बाद में वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बेसल 3 आया था। ठीक है, तो यह एक फंडामेंटल क्वेश्चन था, यह करंट बेस्ड रहा हो भले ही, लेकिन क्वेश्चन आपकी बेसिक तैयारी से सोल्व होने वाला क्वेश्चन ये था। अगला 6th क्वेश्चन हमारा, अब ये भी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके बेसिक स्टैटिक पार्ट से काफी कुछ सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि उससे रिलेटेड कोई मामला करंट में इंपॉर्टेंट रहा हो, करंट में चर्चा का विषय रहा हो, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से होते हैं, आपके फंडामेंटल नॉलेज से होते हैं। तो बेसिक है, देखिए, देखो कितनी बड़ी गलती की हुई है। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज और ध्रुवीय पवने, ये पूरे ग्लोब पर पाई जाती है। इनकी लोकेशन हम पढ़ते हैं, पवन पेटियां हम पढ़ते ही है ना, कौन सी पवन पेटी कहाँ पर है। तो क्या पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ के अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवने कहलाती है? बताइए जी। ये देखो मैं लेके आया हूँ कि क्या है,
ये 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तो कौन सी पवने पाई जाती है यार? व्यापारिक पवने पाई जाती है। और 0 डिग्री के आसपास जहां पर ये व्यापारिक पवने मिलती है उन्हीं को तो हम अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। व्यापारिक पवनों के मिलने वाले बिंदु को ही तो ITCZ कहा जाता है। और ITCZ आइडियली तो 0 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन सूरज की अवस्थिति, सूरज की उपस्थिति के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होता है। और जब सूरज की उपस्थिति जून जुलाई के आसपास, जून के आसपास हमारे नॉर्थ में आ जाती है, भारत में आ जाती है, तो वहां पर ITCZ बनता है। और वहीं पर फिर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने ऊपर आकर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवने बनती है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में आते ही पवने अपने राइट में मुड़ जाती है। तो ये एक बेसिक नॉलेज वाली बात है। और फिर आप देखते हैं कि 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ, यहां पर वेस्टर्लीज चलती है। आप इसमें देख सकते हैं आराम से। और आपने अगर तैयारी की है, अगर आपने सिलेबस कवर किया है, तो आपको पता भी है ये चीज, ठीक है। अगर ये पता नहीं है तो फिर से दिक्कत वाली बात है, फिर आप तैयारी नहीं कर रहे हो दोस्त। तो ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया। 50-50 पे तो आ ही गए, ठीक है। आगे चलिए। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन सा? राजस्थान, ठीक है, उत्तराखंड, ये वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, ये ऊपर थोड़ा सा हिमालय वाला क्षेत्र देख लो, ज्यादातर राजस्थान और गुजरात को देख लो, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया हमारा। इसमें शीतकालीन वर्षा लाने के लिए आर्द्र वायु सहित या पछुआ हवाओं के भाग है। बताओ कहां से आती है? हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है उसे आप क्या कहते हैं? सर्दियों में जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है, क्या उसे आप मावठ नहीं कहते? क्या आपको पता नहीं है ये वर्षा रबी की फसल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है? कहाँ से आती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उठती है, काला सागर से नमी ग्रहण करती है और यहाँ पर आकर हिमालय से दो धाराओं में बढ़ती है। एक धारा हिमालय के ऊपर की तरफ निकल जाती है, एक धारा हिमालय से नीचे हमारे इंडिया में आ जाती है। और इंडिया में जब आती है तो वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में क्या करवाती है? मावठ करवाती है सर। रबी की फसल के लिए फायदेमंद होती है। तो किधर से आई है ये पवने? क्या ये पवने पश्चिमी दिशा से नहीं आई है? क्या ये पवन पश्चिम से नहीं आई है? आप कहेंगे आई है सर। तो जो पश्चिम से आती है वही तो पछुआ पवने हैं, जो वेस्ट से आती है उन्हें ही तो वेस्टर्लीज कहा जाता है। समझ रहे हैं बात को? तो दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इतना समझकर क्वेश्चन करना है दोस्त, इतना समझकर क्वेश्चन करना है। हो जाता है, हो जाता है, यूपीएससी प्रीलिम्स हो जाता है। दूसरा हमारा सही उत्तर। आइए अगला क्वेश्चन। ये पछुआ पवनों के बारे में बात कर ली है हमने, है ना, बात कर ली। आप देखिएगा, इसको पॉज करके पढ़ लेना। क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम संघ, रिम एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, रीजनल कोऑपरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2015 के पेपर की हम बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप की गई है। तो उस दौरान 2015 के दौरान इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन चर्चा का विषय तो था। और आप यकीन मानिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वेधशाला, कोई परियोजना, है ना, हमने देखा है पिछले सेशंस में, कोई परियोजना हो, कोई रिपोर्ट हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन हो, ये सारे करंट अफेयर पर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपने पिछले 1-1.5 साल का करंट अच्छे से पढ़ा है तो आप इनको आसानी से सोल्व कर पाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई संधि हुई है दो देशों के बीच में, कोई रीजन है जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है, चाहे वो युद्ध की वजह से रहा हो, चाहे वो किसी
प्राकृतिक आपदा की वजह से रहा हो, चाहे वो रोग की वजह से रहा हो, किसी भी वजह से वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यह भी उस टाइम पर हाईलाइटेड पॉइंट था। लेकिन इसको देखो, क्वेश्चन को फिर से कितना एक्सट्रीम बनाया गया है। अत्यंत हाल ही में समुद्री डकैती की घटनाओं और तेल अधिप्लाव यानी ऑयल स्पिल्स की दुर्घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इसकी स्थापना की गई है। लेकिन IORARC की स्थापना 1997 में मॉरिशस में की गई थी। तो अत्यंत हाल में, यानी ये कह रहा है कि 2014-15 में की गई होगी, तो ये इस वजह से गलत हो जाता है। दूसरी बात, इसकी स्थापना समुद्री डकैती और केवल अधिप्लाव वगैरह के लिए नहीं की गई थी। इसकी स्थापना पूर्ण रूप से हिंद प्रशांत महासागर की तरफ, जो हिंद महासागर वाले जो देश हैं जिनकी बॉर्डर हिंद महासागर में लगती है, उनके बीच में आपसी सहयोग, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो समुद्री सुरक्षा हो, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, है ना, चाहे वो सांस्कृतिक हो, साझा विरासतों को लेकर हो, इन सब के लिए इसका क्या किया गया था, स्थापना की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा इसीलिए गलत हो जाता है कि केवल यह समुद्री सुरक्षा के लिए यह मित्रता, यह मैत्री की गई है। तो दूसरा भी हमारा गलत है, विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ओके, आइए देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है कि IORA के उद्देश्य क्या थे। मुक्त क्षेत्रवाद के सिद्धांत पर आधारित था। संबद्ध क्षेत्र सदस्य देशों के सतत एवं संतुलित विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। आर्थिक सहयोग के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो विकास, साझा हित और पारस्परिक लाभ के अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं, ऐसे क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देना। उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम के देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी के मुक्त और संवर्धित प्रवाह संबंधी बाधाओं का समाधान करना तथा बाधाओं को कम करना, ये इसका उद्देश्य था। आइए, हाँ, कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, और इसमें इसकी पृष्ठभूमि मैंने वही कहा, क्रोनोलॉजी याद रखो हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर, खास तौर से मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर क्रोनोलॉजी ध्यान रखो। इवेंट्स की बैकग्राउंड, इवेंट्स की पृष्ठभूमि के बारे में आइडिया रखो, चीजें कवर हो जाती हैं। इस पे ज्यादा टाइम हम देंगे नहीं, कितना सरल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? कौन सा था जी, बताइए। 1907 सूरत विभाजन, सूरत में हुआ था। कौन सा आंदोलन चल रहा था उस टाइम पर? 1905 से बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, लाल बाल पाल गरम दल में, इधर दूसरे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे इधर हमारे नरम दल में। तो दोनों में बन नहीं रही थी, लेकिन चला रहे थे किसी तरह से। और लास्ट में 1907 में सूरत विभाजन हो गया, कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अब इनकी पृष्ठभूमि आपको पता होनी चाहिए, ये हमारी तैयारी का पार्ट है, बेसिक पार्ट। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग सी चीज यहाँ पर पूछ ली। ठीक है, तो फिर उस बात पर डिस्कस करने का मजा आता है ना, कि हाँ, इसको इस तरह से हमें क्रैक करना है। ये तो क्रैक ही है पहले से ही क्वेश्चन, है ना। तो ये पूरी उसकी पृष्ठभूमि है, आप देख लीजिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। भारत का एक क्षेत्र ऐसा है जहां के लोग पेड़ों की जड़ों को इस तरह से डेवलप करते हैं कि वह नदी के ऊपर एक ब्रिज बन जाता है, एक पुल बन जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये चर्चाओं का विषय, इनको हम पढ़ते हैं कई बार। मेघालय इस चीज के लिए जाना जाता है। मेघालय की जो गारो खासी पहाड़ियां जो है, उस रीजन में एक रबड़ का पौधा, रबड़ का वृक्ष पाया जाता है। और इस वृक्ष की जो जड़ें होती है वो काफी मजबूत और इस तरह के डेवलपमेंट के लिए अनुकूल होती है। तो उन्हीं वृक्ष की जड़ों को इस तरह से ब्रिज के रूप में डेवलप करके नदियों के ऊपर, जो भी नाले होते हैं उनके ऊपर ब्रिज के रूप में, जीवित ब्रिज के रूप में डेवलप कर दिया जाता है। ये व्याख्या है।
खासी हिल्स जिले के सघन वनों में इन प्राकृतिक पुलों के लिए रबर के वृक्ष फिकस इलास्टिका की जड़ें फुटपाथ के समान है। यह ध्यान देने योग्य है कि मेघालय के जिलों का नाम उस क्षेत्र की जनजातियों के नाम पर रखा गया है, जैसे पूर्वी गारो हिल्स जिला, जैंतिया हिल्स जिला आदि। इस रबर के वृक्ष की मजबूत द्वितीयक जड़ों में इस प्रकार से हेरफेर किया जाता है कि वे तीव्र प्रवाहित होने वाली जलधाराओं के आर पार खोखले सुपारी के तनों की सुरंगों के माध्यम से क्षैतिज रूप से बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये मेघालय में यह विशेषता है। जियोग्राफी का फिर से एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी का चित्र है ये, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके या किनके कारण आते हैं? सूर्य या चंद्रमा के गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो इजी क्वेश्चन है, तीनों काम में आते हैं। जब सूरज और चंद्रमा महासागर के जल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इनका गुरुत्वाकर्षण बल जब जल को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जल उठने लगता है, तो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा, देखो जब भी आपको कोई खींचेगा तो आप उसे बैलेंस करने के लिए अपने आप को पीछे की तरफ खींचेंगे। इसी तरह से जब सूरज और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल को, समुद्र के जल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो पृथ्वी भी अपकेंद्रीय बल लगाती है अपने आप को संतुलित करने के लिए। इसीलिए सेम इसके अपोजिट यहाँ पर भी एक ज्वार उठता है, और वो ज्वार होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। इसलिए आप देखेंगे किसी भी क्षेत्र पर जब भी ज्वार उठेगा तो उसके पृथ्वी के उसके जस्ट अपोजिट क्षेत्र में भी ज्वार देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो यह तीनों इसका उत्तर है। आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। निम्न ज्वार, लघु ज्वार, उच्च ज्वार, जितनी भी सारी चीजें हैं, कहाँ पर चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति मैटर करती है, जब ये परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, जब ये समकोण में होते हैं तब किस तरह की स्थिति बनती है, जब ये दोनों एक साथ होते हैं तब किस तरह से दीर्घ ज्वार आ जाता है, जो भी है। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़िए। ये हो गया व्याख्या है ये तो सब। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? दूर संवेदन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, है ना। आपको अगर पता हो तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को आप अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स, अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी कहते हैं, यानी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। यानी जब इनको स्थापित किया जाता है तो यह पृथ्वी की सतह के बहुत हाई क्वालिटी वाली पिक्चर्स क्लिक करते हैं, रिलीज करते हैं, और यह हमें पृथ्वी का अवलोकन करने के लायक बनाते हैं। हम पृथ्वी का जब हमें अवलोकन करना होता है, संसाधनों के बारे में, पृथ्वी की लैंड उपयोग के बारे में, किस तरह से हमें हमारी पृथ्वी डेवलप कर रही है या कहाँ पर चीज़ें खराब है, कौन सा खनिज कहाँ पर मिल सकता है, किस तरह की चट्टानों में किस तरह का खनिज है, तो उपग्रह के माध्यम से जब हम पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, वही IRS है, वही है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो अब आप बताइए, पृथ्वी का अवलोकन करने से हमें कौन कौन सी चीजें पता लगेगी? क्या हम फसल की उपज का आकलन कर पाएंगे? बिल्कुल, आप सैटेलाइट से जब खेतों के पिक्चर्स लेंगे तो आपको पता चलेगा कि फसलों की स्थिति क्या है, इस बार फसलें अच्छी हुई है या खराब हुई है, उनमें रोग लगा है या नहीं लगा, वो तंदुरुस्त हैं, दाने किस प्रकार के निकले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल फसल की उपज का आकलन कर पाएंगे। आप ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण कर सकते हैं, बिल्कुल सैटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से आप ये पता लगा पाते हैं। अर्थ अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब ही ये है कि आप अर्थ के अंदर के संसाधनों के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन से संसाधन कहाँ पर बचे हैं, कितने बचे हैं, कैसे बचे हैं। तो आप ग्राउंड वाटर का स्थान निर्धारण कर सकते हैं कि इस स्थान पर ग्राउंड वाटर अब कम होता जा रहा है, यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ पर ग्राउंड स्तर में या ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक के तत्व पाए जा सकते हैं, या कोई और पारा पाया जा सकता है, कोई और विषाक्त तत्व पाए जा सकते हैं। IRS से, इंडियन रिमोट सेंसिंग या EOS से यही काम होता है। हम ऑब्जर्वेशन ही तो करते हैं।
ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं चीजों को, पृथ्वी को। खनिजों का अन्वेषण, बिल्कुल खनिजों का अन्वेषण हो सकता है। दूर संचार, अब ये तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम हो गया ना, यातायात और दूर संचार, तो ये तो मतलब टेक्नोलॉजिकल वाला वो वाला एस्पेक्ट आ गया। इसमें पृथ्वी जमीन का ऑब्जर्वेशन करने से तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इसको तो अलग से हम उसके लिए अलग वो हमारे होते हैं कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट्स जिसे आप कहते हैं। ठीक है, तो चौथा और पांचवा हटाएंगे अगर हम, तो चौथा पांचवा हटा दिया। उपग्रहों के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, तो ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। हमने जो मेकोंग और गंगा सहयोग वाला देखा था, उसमें शायद यह पूछा था कि कौन से शामिल नहीं है, और हमने वो बताया कि कौन से शामिल है। तो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें बांग्लादेश और चीन शामिल नहीं है, ये होगा, है ना। तो शायद उसकी अप्रोच भी फिर हमें वापस वहां पर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि पूछा है नहीं है। तो बांग्लादेश को तो फिर भी हम पॉइंट आउट कर ही सकते हैं कि बांग्लादेश वहां पर कैसे होगा, क्योंकि बांग्लादेश का तो मेकोंग नदी से दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। ठीक है, कुछ प्रमुख उपग्रहों की बात करें, आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं, जैसे कार्टोसेट हो गया, रिसोर्स सेट हो गया, ओशन सेट हो गया। ठीक है, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, दूर संचार, मौसम पूर्वानुमान, प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के बारे में यह चर्चा करते हैं। इनसेट 3D हो गया, इनसेट 3DR हो गया। जी सेट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी, ये संचार सेवाएं, इंटरनेट, टीवी प्रसारण, इनके बारे में काम करते हैं। जी सेट 6, 7, ठीक है। और फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, नेविगेशन और पोजिशनिंग इससे आएगी, नाविक सैटेलाइट हमारा होगा। राइट, अगला क्वेश्चन देखो, वनों से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 में। अभी तक हम 2015 के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और तीन से ज्यादा क्वेश्चन हम उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वनों का डिस्कशन कर चुके हैं। तो वन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और हमारी तैयारी का बेसिक पार्ट है। आप पढ़ते हैं कौन से क्षेत्रों में किस तरह की जलवायु होती है, और किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, वर्षा से रिलेट करते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, कितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पर। और भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं आर्द्र सदापर्णी वन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हमने पहले एक क्वेश्चन किया है इसका, अंडमान निकोबार। भारत का पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल, वहां पर आपको आर्द्र सदापर्णी वन मिलेंगे, उष्णकटिबंधीय। और हमारा जो पूर्वोत्तर वाला रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वही है, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें, और बेसिक तैयारी का बेसिक पार्ट है ये। यहाँ से आपकी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ से एग्जाम में अगर कमज़ोर पड़े तो फिर एग्जाम में कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन आ ही गया। हिमाचल प्रदेश में जनरली आर्द्र सदापर्णी वन देखने को नहीं मिलते, तो 2 को हटाएंगे, 1 और 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, छोटी सी है। भारत में सदापर्णी वन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। अच्छा, पूर्वी ढलानों पर भी हैं। इसके अतिरिक्त ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो टीक के वृक्ष होते हैं, चंदन, ये सारे कौन से वृक्ष हैं, आर्द्र सदापर्णी वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको आप कहते हैं। इंड आर्क 2014 में इसको स्थापित किया गया था। तो करंट का क्वेश्चन, मैंने कहा इंटरनेशनल लेवल पर कोई वेधशाला, कोई प्रोजेक्ट ऐसा जो चर्चा में रहा है वो पूछा जाता है, लेकिन करंट ओरिएंटेड होता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले कोई प्रोजेक्ट था, अगर जब तक कि वो फिर से रिलेट ना करे करंट अफेयर से या भारत के हित से, तब तक फिर से उसे पूछा नहीं जाता इंटरनेशनल।
भारत का हित अगर जुड़ा हुआ है, बार बार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो फिर वो हमेशा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहता है। ठीक है, तो इंड आर्क समाचारों में देखने को मिलता है, किसका नाम है? इंड आर्क क्या है? आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत की अंतरजलीय वेधशाला है, अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, भारत की है। इंड से इंडिया और आर्क से आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इंड आर्क आर्कटिक क्षेत्र में भारत की पहली अंतरजलीय मूर्ड वेधशाला है। मूर्ड वेधशाला वो होती है जिसको आप जल के अंदर लटका देते हैं, मतलब किसी चीज से बांधा या किसी चीज से स्थापित किया बाहर जमीन पर या जहाज में पानी के ऊपर, और उसको जल में इस तरह से लटका दिया कि वो लंबे समय तक स्थिर बनी रहे, है ना, उसे कहते हैं मूर्ड वेधशाला। चेन या रस्सी से जिसको हम बांध के अंदर लटका देते हैं ना, उसे। तो ये जल के अंदर इस तरह से लटकी हुई वेधशाला है। और ये देखो देखो 2014 में नॉर्वे के स्वालबार्ड के कोंग्स जॉर्डन फिजोर्ड में स्थापित किया गया। नॉर्वे, उत्तरी ध्रुव, नॉर्वे और उत्तरी ध्रुव के बीच में यह स्थित है। यह क्या करेगी? आर्कटिक की जो बर्फ पिघल रही है ना, आर्कटिक बर्फ, तो यह यही पता लगाएगी कि आर्कटिक बर्फ के पिघलने से हमारी जलवायु पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, और स्पेशली भारत में जो मानसून आता है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। इंड आर्क को इसलिए हमने स्थापित किया था। इस वेधशाला को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान तथा ESSO राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र यानी NCPOR द्वारा ESSO इनको इसके साथ मिलकर डिजाइन और विकसित किया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आर्कटिक में हमारे और दूसरे आर्कटिक अंटार्कटिक में हमारे और दूसरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें भी इनको इसका बड़ा रोल है। ठीक है, ये देखो अंटार्कटिका में भारत के अन्य मिशन कौन कौन से हैं? 3 मिशन ध्यान रखो। सबसे पहला था दक्षिण गंगोत्री, जो कि अब काम करना जिसने बंद कर दिया है, लेकिन उसको यूज में तो ले रखे हैं, एक तरह से मान लो गोडाउन की तरह यूज ले रखे हैं, सप्लाई बेस के रूप में उसको यूज ले रखे हैं। दूसरा है हमारा मैत्री और एक है हमारा भारती। ये दोनों काम कर रहे हैं अभी। तो 3 मिशन अब तक भेजे हैं, जिनमें से एक मिशन रिटायर हो चुका है। मैत्री और भारती अब तक सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं। बाकी दक्षिण गंगोत्री को हमने सप्लाई बेस के रूप में काम किया है। और जो इंड आर्क है ये तो दक्षिण गंगोत्री, हम अंटार्कटिका में बात कर रहे हैं, साउथ में दक्षिणी पोल वाले रीजन में। ये देखो दक्षिणी पोल से कितना दूर है, 2500 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो इंड आर्क है वो हमने नॉर्थ पोल पर लगाया है, नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में हमने स्थापित किया है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आइए देखो कल वाला जो सेशन था इससे जस्ट पहले वाला, उसमें हमने ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF की बात की थी, और उसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप एनवायरनमेंट कन्वेंशंस, ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स को पढ़ें तो आप ये जरूर ध्यान रखना कि उसका फाइनेंस मैकेनिज्म है ना, उसको पैसा कहाँ से मिलता है, फाइनेंस मैकेनिज्म क्या है, यहाँ से UPSC क्वेश्चन पूछता है। और 2015 के ही पेपर में एक दूसरा क्वेश्चन हमें इस तरह का मिल गया है। तो देखो वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी FCPF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। देखो दोस्तों, जब भी आप बात करेंगे आर्थिक सहयोग की, आर्थिक सहयोग की, चाहे वो समुद्री सहयोग हो, व्यापार हो, है ना, जब भी आप बात करेंगे सुरक्षा की, डिफेंस की, जब भी आप बात करेंगे व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह की, तो इन सब में जनरली आपको जो सदस्य मिलते हैं, इन सब संगठनों में, इन सब से संबंधित संगठनों में जनरली आपको जो सदस्य मिलते हैं वह राष्ट्र ही होते हैं, देश ही होते हैं, देश की सरकारें ही होती है। लेकिन जब आप पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो आप पाते हैं कि इसमें देश तो होते ही हैं, स्टेट्स तो होते ही हैं, आप NGOs की भागीदारी भी इसमें देखते हैं। बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं
है ना, जो पर्यावरणविद होते हैं उनके अकेले इंडिविजुअल लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण वाले संगठनों में जनरली हम देखते हैं कि केवल देश ही नहीं, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वान, अलग से अकेले इंडिविजुअल तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठन भी, एनजीओज भी उसमें शामिल होते हैं सदस्यों में। तो पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों, इंडिजिनस पीपल की एक वैश्विक भागीदारी है। फिर क्या कह रहा है, यह धारणीय वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए, कितना अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ तक, विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष वैज्ञानिकों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो यहाँ पर फिर से रुक के मैं कहूँगा, पर्यावरण संरक्षण में सबसे बड़ा गैप जो है वो है विकसित देश और विकासशील देशों का। विकसित देशों ने बहुत ज़्यादा एमिशन किया है, बहुत ज़्यादा उत्सर्जन किया है, और विकासशील देशों ने कंपेरेटिवली कम उत्सर्जन किया है, लेकिन उसका प्रभाव सभी पर बराबर पड़ रहा है। विकसित देशों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है अपने अपने घर पर पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, लेकिन विकासशील देशों के पास पैसा नहीं है। तो पैसों की सहायता, फंड की सहायता के बारे में जब बात आती है पर्यावरण के संदर्भ में, तो आप पाएंगे कि पैसों के बारे में बात होती है कि विकासशील देशों को पैसा दिया जाए, बाकी सारी चीजें अपने आप ठीक हो सकती हैं। तो पर्यावरण संरक्षण वाले स्टेटमेंट्स में आपको जनरली व्यक्तिगत रूप से लोन देने की, व्यक्तिगत रूप से पैसा देने की, सहायता देने की एग्जाम्पल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो आप यहाँ पर विश्वविद्यालयों को, वैज्ञानिकों को नहीं, ये तो देश अपने लेवल पर करते ही है ना। आप विकासशील देशों को पैसा दीजिए जिनके पास पैसा नहीं है पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए। तो इसलिए यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। और जब दूसरा आपका गलत होता है तो दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते हैं। विकल्प ए आपका पहले भी हमने सही कर लिया, वैसे भी सही ये बता रहा है। यह देशों की उनके वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने, यानी एक परियोजना है रेड प्लस। क्या है? रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और वनोन्मूलन से जो उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना है, तो उसके लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। मैंने कहा ना कि फाइनेंस मैकेनिज्म, तो रेड प्लस जो प्रोग्राम है उसको पैसा कहाँ से मिलता है? उसको FCPF से मिलता है, वन कार्बन भागीदारी सुविधा से। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। अगर आपको रेड प्लस का मैकेनिज्म पता होता तो आप तीसरे को सही करते। ठीक है, तो 1 और 3 हमारा सही उत्तर है, सी हमारा सही उत्तर। ये इसका पूरा हमने चर्चा की हुई है FCPF की। वन कार्बन भागीदारी सुविधा सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने, वन कार्बन स्टॉक के संरक्षण करने, वनों के सतत प्रबंधन और विकासशील देशों में वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाने पर केंद्रित है। तो रेड प्लस कार्यक्रम भी इसी के लिए है। तो ये यही कह रहा है, रेड प्लस के लिए भविष्य की सकारात्मक प्रोत्साहन प्रणालियों से लाभ उठाने की देशों की क्षमता के निर्माण हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने में ये सहायता करता है। और आप यहाँ पर देखोगे कि विकासशील देशों को वित्त प्रदान करता है, किंतु विश्वविद्यालयों, व्यक्तिगत वैज्ञानिकों और संस्थानों को वित्त प्रदान नहीं करता। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, सॉरी सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत हुआ आपको पता चल गया। वित्त तो प्रदान करता है लेकिन विकासशील देशों को, ना कि इंडिविजुअल लोगों को, वैज्ञानिकों को, संस्थानों को या विश्वविद्यालयों को, इनको नहीं। पढ़ सकते हैं आप इसको, पूरा इंपॉर्टेंट है। 2015 का पेपर है, ध्यान रखना 2015 का। तो उड़िया को 2014 में क्या किया गया था? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा इसको दिया गया था। फिर आप अब यहाँ पर असमिया भी ऑप्शन में है, लेकिन अभी वर्तमान में 2026 में जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर असमिया भी शास्त्रीय भाषा है, लेकिन इसको दर्जा कब मिला है? इसको तो 2024 में मिला है, 2024 में दर्जा इसको मिला है। तो तब तक इसको यह दर्जा नहीं मिला था। तो उड़िया भाषा को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा
दिया गया था। करंट बेस्ड क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर अभी देखिए 2024 में 5 भाषाएं हैं। कौन सी है? मराठी, असमिया, बांग्ला और पाली और प्राकृत। ठीक है, यहाँ पर उड़िया को 2014 में दिया गया था, उड़िया को 2014। इससे पहले तमिल, संस्कृत थी, तमिल सबसे पुरानी, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। साउथ की भाषाएं तो काफ़ी पुरानी रही हैं, इनके बारे में चर्चाएं होती हैं, लेकिन हम बांग्ला को, उड़िया को, मराठी को, असमीज को, पाली और प्राकृत को, इनको भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया है। तो भारत की टोटल 11 भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर चुकी हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान CIIL 4 शास्त्रीय भाषाओं कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया सहित सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है। तो भारतीय भाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए कौन काम कर रहा है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। फिर शास्त्रीय तमिल का विकास और प्रचार प्रसार केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्था, एक अलग संस्था बनी हुई है तमिल के लिए, उसके द्वारा किया जाता है। संस्कृत भाषा को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। फिर आप पाएंगे कि क्या मानदंड है किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए, कौन कौन से मानदंड अपनाए जाते हैं? तो वह भाषा 1500 से 2000 वर्षों पुरानी होनी चाहिए। यह साबित होना चाहिए कि वह भाषा लगभग 1500-2000 वर्ष पुरानी है। उस भाषा के ग्रंथ विद्यमान होने चाहिए, ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए जो हमारे लिए मूल्यवान भी हो। ठीक है, यह होना चाहिए। और ज्ञान से संबंधित ग्रंथ, विशेष रूप से मतलब में गद्य पद्य हर तरह के ग्रंथ अगर हो तो ज्यादा बेहतर है। फिर आप नीचे देखेंगे कि शास्त्रीय भाषा को जब किसी भाषा को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल जाता है तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। प्रतिष्ठित विद्वानों के लिए 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उनके लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाता है। और हमने UGC से यह आग्रह किया है कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए निश्चित संख्या में सीटों का सृजन करो, सीटें स्थापित करो कि इतनी सीटें तमिल के लिए, इतनी इसके लिए, एटलीस्ट केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, अगर दूसरी में ना हो सके तो भी। ठीक है, तो ये इनका फायदा है। फिर से एक पर्यावरण ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, एक इंटरनेशनल संगठन आ गया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब देखो पहला, क्या कहीं से भी गलत लग रहा है? कुछ भी इसमें नेगेटिव सा जा रहा है? यह संरक्षण संगठनों की एक विश्वव्यापी भागीदारी है। ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपने अगर एनवायरनमेंट की एक बार भी रीडिंग की हो तो आप देखते हैं कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, वे क्षेत्र जहां पर स्थानीय प्रजातियां पाई जाती है वृद्ध मात्रा में, स्थानीय प्रजातियां हो, लेकिन इन स्थानीय प्रजातियों का 70% नुकसान भी हो चुका हो। ऐसे क्षेत्र जहां पर 5000 से ज़्यादा स्थानीय प्रजातियां पाई जा रही हैं या पादपों की 1500 प्रजातियां पाई जा रही है, कुछ ऐसा ही डेटा है, आप एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। प्रजातियां पाई जा रही हैं और उन प्रजातियों में से 70% का नुकसान हो गया या नुकसान होने की कगार पर है, उन क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। और यह अवधारणा किसने दी थी? ब्रिटेन के एक इकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के एक पर्यावरणविद थे, क्या नाम था उनका? नॉर्मन मायर्स, है ना, नॉर्मन मायर्स उनका नाम था, नॉर्मन मायर्स, उन्होंने दिया था, ना कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने। तो जब आप सेकंड को हटाते हैं तो 2 ऑप्शन आपके हट जाते हैं। अब पहला तो हमने सही किया, क्या तीसरा भी सही है? तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, ध्यान दो इसके नाम पे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। और यह क्या करता है? इंपोर्टेंट बर्ड एरियाज, IBA की घोषणा करता है या नहीं करता? करता है। तो ये यही कह रहा है, यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। यह उन क्षेत्रों की पहचान करता है जहां से पक्षी बड़ी मात्रा में प्रवास करते हैं या जो पक्षियों के गुजरने का मार्ग होता है, और उन्हें फिर IBA के तौर पर चिन्हित करता है कि यह इंपोर्टेंट बर्ड एरिया है। तो तीसरा भी ठीक है, पहला और तीसरा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं।
हम बात करें अगर हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र की, तो ये रहा ब्रिटिश पारिस्थितिकीविद नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में विकसित की गई थी, जब उन्होंने पहचान की कि उष्ण कटिबंधीय वन में पौधों की प्रजातियों के साथ साथ पर्यावास की भी क्षति हो रही है। महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र की सूची प्रकाशित करता है। ठीक है, IUCN की रेड लिस्ट में पक्षियों से जुड़ी जानकारी का आधिकारिक वैज्ञानिक स्रोत भी कौन है? यही बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है। यानी IUCN की रेड लिस्ट में पक्षियों के बारे में जो जानकारी होती है, IUCN कहाँ से गैदर करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल से। ठीक है, यह एक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है, वर्ल्ड बर्ड वॉच। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1922 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। 1928 में इसका नाम बदलकर 1928 में इंटरनेशनल कमेटी फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन इसका नाम रखा गया, और 1960 में इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, और 1993 में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। कितनी बार इसका नाम चेंज किया गया है? स्थापना हुई थी 1992 में, और वर्तमान नाम इसका रखा 1993। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, वही बात है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड ही होगा। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? देशों के नाम है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल, और मैप मैंने आपको दे दिया है। जॉर्डन आपको दिख रहा है कहीं से भी भूमध्य सागर से लगा हुआ? इजराइल आपको दिखेगा, ये रहा इजराइल, ये रहा लेबनान, ये रहा सीरिया, भूमध्य सागर से लगा है। ठीक है, तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता। आइए, तो इसका उत्तर क्या हो गया? जॉर्डन इसका आंसर हो गया। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है, या वर्षा वन है, या कंटीली झाड़ी वन है, या शीतोष्ण वन है? बताइए जी। 78 का जो है वो क्या आंसर होगा? सागौन, चंदन, टीक सागौन को ही कहा जाता है। ये सब कौन से वृक्ष है? हमने पहले भी बात की है, और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये चौथा क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन है 2015 के पेपर में, जो वनों से रिलेटेड है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों से जो रिलेटेड, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, ध्यान रखिए। आइए, आर्द्र पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यह वन उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। सागौन, साल, शीशम, तुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन आपको ध्यान रखना। लास्ट 2 क्वेश्चन हमारे हैं, यह भी एक करंट बेस्ड क्वेश्चन ही है। बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच, समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और कार्यवाही मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, निम्नलिखित में से क्या है? तो वही बात है कि आपको करंट बेस्ड जानकारी पता होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के लिए यह एक डिक्लेरेशन है, महिलाओं की बेहतर स्थिति के लिए। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण हेतु एक कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम यह है। तो यूएनओ के द्वारा आयोजित हुआ था विश्व सम्मेलन महिलाओं को लेकर, और उसी के अंदर बीजिंग डिक्लेरेशन को अपनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे हम। यह घोषणा महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता से संबंधित है। 1995 में बीजिंग में आयोजित 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन 1995 के दौरान इसे स्वीकार किया गया, जो यूनाइटेड नेशंस ने आयोजित किया था। इस सम्मेलन में महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए एक व्यापक कार्य योजना अपनाई गई है। आगे बढ़े, फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जलवायु के बारे में पूछा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, सुबह साफ होती है, उजली होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है,
घने बादल बनते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त भी हो जाती है। कौन सा रीजन है? आपने पढ़ा होगा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ना, विषुवतीय क्षेत्रों में जो है क्या होता है, विषुवतीय क्षेत्रों में सुबह एकदम बढ़िया साफ होती है, बादल नहीं बनते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बादल ऊपर आता है आसमान में, संवहन होता है, संवहनीय वर्षा होती है, थोड़ी देर में वर्षा बंद हो जाती है, चिपचिपापन रहता है, फिर वापस डूब जाता है सूरज। वही सारा है विषुवतीय जलवायु, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन सारी जलवायुओं के बारे में नोट्स में छोटा छोटा लिखा हुआ होना चाहिए। क्या विशेषताएं हैं, कौन से वृक्ष, कौन सी वनस्पति पाई जाती है, कितनी वर्षा होती है, किस तरह के जीव पाए जाते होंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी चाहिए। आर्द्र विषुवतीय जलवायु की विशेषता लगातार उच्च तापमान है, जिसमें अधिकांश दोपहरों में प्रचुर वर्षा होती है। यहाँ घने बादल छाए रहते हैं, उच्च आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी, और वार्षिक तापमान में बहुत कम विचरण होता है, लगभग हर दिन समान ही होता है। सर्दी गर्मी उससे ज्यादा कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आर्द्र विषुवतीय क्षेत्र विषुवत रेखा के लगभग 12 डिग्री अक्षांश के भीतर स्थित होते हैं। 0 से 12 उत्तर, 0 से 12 दक्षिण, ये वाला जो बेल्ट है, इसमें आप आर्द्र विषुवतीय जलवायु देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप आपको पसंद आया। पिछले सेशन आपके कैसे रहे, आपने तैयारी की, आपने वो पढ़ा पढ़ा तो आपके लिए कितने बेनिफिशियल रहे, कितने लाभदायक रहे, आप ज़रूर बताइए कमेंट में। और आप लोगों का मैं कोशिश कर रहा हूँ तैयारी बेहतर करें, तो आप लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करो। ऐसा मत करो कि एक अच्छा सेशन अगर मिल रहा है तो मैं ही इससे फ़ायदा उठाऊं, दोस्त का क्लियर ना हो जाए, ऐसा नहीं करो। आपको सभी के साथ शेयर करना चाहिए, और शेयर करने से चीज़ें कम होती नहीं है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो आप शेयर तो कर दो, अब वो पढ़े ना पढ़े अपनी तरफ से, उसके आप अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। तो फिर जो भी फीडबैक आपका होता है वॉइस को लेकर, मुझे लगता है मैंने इशू को सॉल्व कर दिया है। जो पहले बैकग्राउंड वॉइसेज आती थी उनको अब मैंने एकदम ख़त्म करने की कोशिश की है। अब आपको सिर्फ मेरी आवाज़ आती है, और मुझे आप लोगों के लाइक कमेंट समझ में आते हैं अगर आप करेंगे तो बताइएगा क्या इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। 2015 के पेपर का लास्ट सेशन अभी भी हमारा बाकी है। उसके बाद आप लोग बताइए कि क्या इसे कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, या आप बोर हो गए, या आप कह रहे हैं कि सर इससे ज़्यादा अच्छी तैयारी तो हमने ऑलरेडी कर ली है। लेकिन मुझे पता है दोस्त, मैंने भी तैयारी के अंदर अपना समय बिताया है, और मैं जानता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे किस तरह से तैयारी करते हैं, और उनको वो कहाँ पर लैग कर जाते हैं, कहाँ पर उनसे कमियां गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और मेरा साथ बनाए रखिए। मैं आपके साथ बना हुआ हूँ एग्ज़ाम तक। उसके बाद मेंस पर भी काम करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर 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 इंटरव्यू पर भी काम करेंगे, सारी चीज़ों पर काम करेंगे। बस आप अपना साथ बनाए रखिए, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आपकी कोई डिमांड हो कि सर मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक समझ नहीं आता है, आप बता दीजिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी बता सकते हैं आप। हम हर चीज़ पर काम करेंगे, मैं यहाँ पर हूँ ही आपके लिए। तो आप बताइएगा, जो आप कहेंगे आदेश करेंगे वैसा ही किया जाएगा। बाकी चलते हैं, आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।